सर बाकी जगहों पर आपने कहा कि राजा या रानी या घटनाओं के आधार पर नामकरण हुआ साहित्य के इतिहास का भी, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ? हमारे यहाँ लोग आदिकाल और मध्यकाल और उत्तर काल या फिर आधुनिक काल, इन सब पचड़ों में क्यों पड़े रहे? तो मैंने आदर्श को मैं एक जवाब दिया या दे रहा था, वो ये था कि आपने सुना ही होगा कि हम या ये करें कि इतिहासकारों ने गलती कर दी है तो अब चले अब उनकी आत्माओं को ढूंढे और उठा कर लाए। किसी ने कितने पाकिस्तान उपन्यास पढ़ा है क्या आप में से किसी ने? नो सर। हाँ, नो सर। कोई बात नहीं, तो मैं एक बार सजेस्ट करता हूं कि नहीं पढ़ा है तो जरूर खोज करके पढ़िएगा। जिनकी भी रुचि इतिहास में होगी वो कितने पाकिस्तान जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि जब अदीब जो है बहुत सारे जो इतिहास की घटनाएं हैं जिसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं, तो उसको उसको हल करते हुए बहुत ही शानदार ढंग से कमलेश्वर इसको क्रिएट करते हैं। वो जाता कहता है कि अच्छा ठीक है, ये इसके समय में, अच्छा ये बाबर के समय में हुआ, क्यों ऐसा हुआ? कहे कि जाओ बाबर को लाओ। तो बाबर तो का तो पता चला कि बाबर कब्र में सो रहे हैं। तो बाबर को कब्र से उठा करके लाया जाता था कि चलो तुम्हें बुलाया गया है, और फिर वहां पर बाबर की हाजिरी लगती है। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, किसके कहने से किया, क्यों ऐसा हुआ। इसी तरह से एकदम जो है कंटेम्प्रेरी एज तक कमलेश्वर आते हैं, बहुत ही दिलचस्प अंदाज में। वो अपनी शैली के लिए भी वो उपन्यास जाना जाता है, और कंटेंट तो खैर है ही है। तो वही बात यह है कि हम इतिहासकारों को बुलाएं, उनकी आत्माओं को पकड़ करके लाए, उनको कटघरे में खड़े करें और कहे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। आपने अगर ये किया होता कि आपने अपने समय के राजाओं के नाम पर लिखे नाम रखा होता, तो हम क्या करते कि हमें आसानी होती, हमारे आदर्श को इतनी दिक्कत नहीं उठानी पड़ती नाम वगैरह याद करने में। लेकिन मुश्किल ये है कि आप ये बताइए मुझे इतिहास के विद्यार्थी के रूप में कि हर्षवर्धन के बाद क्या कोई सेंट्रल पावर है कि जो कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसके नामकरण के आधार पर आप हिंदी प्रदेश की, उत्तर भारत की या भारत की किसी एक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का अंदाजा लगा सके या कालक्रम का अंदाजा लगा सके? ये आदर्श से ही मेरा एक तरह से सवाल है, या आप सभी से मेरा ये सवाल है, क्या ऐसा है, मिलता है? नो सर। नो सर। नहीं मिलता है। नो सर। जब नहीं मिलता है तो हम किसका नाम लेंगे? अगर हम पृथ्वीराज चौहान का नाम लेंगे तो कोई दूसरा छूटेगा या नहीं छूटेगा? क्योंकि वो तो छोटा सा एक सामंत है। अगर दिल्ली के किसी सामंत का नाम लेंगे तो कौन छूट जाएगा? राजस्थान का कोई राजा छूट जाएगा, और राजस्थान का नाम लेंगे तो बनारस का कोई छूट जाएगा। छोटे 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 सामंत थे हमारे यहाँ। केंद्रीय जो है शक्ति तो थी नहीं। जब से हिंदी साहित्य का विकास होता है अपभ्रंश काल के आसपास से, तो उस अपभ्रंश काल के आसपास से तो कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। तो सत्ता का नाम आप कैसे लेंगे? नहीं ले सकते। कोई उस तरह की घटना भी हम अगर देखें तो कह सके कि हाँ, जिसके प्री और जिसके पोस्ट के आधार पर उसका नामकरण कर दें, ये भी कह सकते थे, लेकिन हम वो भी नहीं कर सकते। तो हमारे इतिहासकारों ने ये देखा कि भाई ये इतिहास हम किसका लिख रहे हैं? ये जो साहित्य का इतिहास है ये किसी भाषा का ही इतिहास है ना। जी सर। जी सर। किसी भाषा में लिखे गए साहित्य का ही हम इतिहास लिख रहे हैं ना। तो हमारे इतिहासकारों ने ये देखने की कोशिश रिशांत जी म्यूट कर लीजिए। एक तरह से नहीं मिलती। जिसका भी माइक अनम्यूट है कृपया म्यूट करके रखिए, आपसे आग्रह है, नहीं तो रिमूव कर दूंगा सीधे। मैं ये कह रहा था कि अगर कोई केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं मिलती, कोई एक तरह की घटना नहीं मिलती, या घटना मिलती भी तो आप उसको उस घटना के पूर्व या उस घटना के उत्तर एक नाम रख करके मूल्यांकन करते। पर हम तो हिंदी भाषा के विकास को देख रहे हैं, हिंदी भाषा में लिखे गए साहित्य को देख रहे हैं। तो हमारे इतिहासकारों को लगा, जो कि कब काम कर रहे हैं, जो कि 20वीं शताब्दी में काम कर रहे हैं, 20वीं से पहले नहीं कर रहे हैं, लगभग लगभग 20वीं शताब्दी में। कुछ एक लोग हैं जो 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध में काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में अपना योगदान देते हैं। जो दो चार नाम आते भी हैं फ्रेंच विद्वानों के, गार्सा दत्तासी के या गिरियर्सन के या औरों के, वो नाम भी क्या है,
वो नाम एक तरह से कह सकते हैं कि उनके नामकरण को भी आप ध्यान से देखिएगा। काल विभाजन उनका बहुत तर्क संगत नहीं है, नामकरण उनका बहुत तर्क संगत नहीं है। गिरियर्सन के यहाँ तो फिर भी कुछ हद तक ठीक है। तो ये कुछ कारण तो ये है, उनको ये लगता है कि नहीं, अगर हम एक भाषा का विकास देख रहे हैं, एक भाषा में लिखे गए साहित्य का विकास देख रहे हैं, तो क्यों ऐसा ना करें कि जब शुरुआती दौर है हम उसको आदिकाल कह दें। क्यों ऐसा ना करे जो हमारे बीच का काल है उसको हम मध्यकाल कह दें, और जो हमारे अपने आसपास का काल है उसको हम आधुनिक काल कह दें। ऐसा क्यों ना करे। तो मुझे लगता है उन्होंने ऐसा किया। अब उसमें यह है कि आचार्य शुक्ल ने कहा कि आदिकाल भी कहा, तो फिर ये कहा कि ये आदिकाल तो है, लेकिन इसकी जो एक केंद्रीय प्रवृत्ति है वो है वीर गाथात्मकता, वीर परक काव्य, जो वीर काव्य है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इसको हम वीर गाथा काल कह देते हैं। इससे क्या होगा कि हमको समझने में आसानी होगी कि भैया 1050 से लेकर के 1375 के बीच का जो समय है ये सामंतों के परस्पर लड़ने और भिड़ने का समय है, ये पराक्रम दिखाने का समय है, ये एक दूसरे को स्टेब्लिश करने का समय है, इस तरह का समय है, युद्ध का समय है, और एक तरह से जो है अपने आश्रय दाताओं को महान से महानतम रूप में स्थापित करने का समय है। तो उनको लगा कि ये सेंट्रल जो है पॉइंट हो सकता है, केंद्रीय बिंदु हो सकता है कि भाई वीरता प्रमुख है, श्रृंगार प्रमुख नहीं है। फिर उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो मध्यकाल को दो भागों में बांटा। कहा कि जो पहला हिस्सा है उसको देखने से लगता है कि इसकी केंद्रीय प्रवृत्ति भक्ति है। ज्यादातर कवि जो है भक्त के रूप में सामने आते हैं, या तो वो निर्गुण आते हैं या वो सगुण आते हैं। निर्गुण में या तो वो संत आते हैं या सूफी आते हैं, और सगुण में जो है या तो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं या राम की भक्ति कर रहे हैं, तो उनको उस नाम से कह दो। उत्तर में आते हैं तो देखते कि नहीं भैया यहाँ तो भक्ति से ज्यादा अलग कोई चीज है, तो वैसे नामकरण करते हैं। आधुनिक में आते हैं तो नामकरण बदल जाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जब आप आधुनिक काल में आते हैं, कंटेम्प्रेरी एज में आते हैं, तो फिर आपका इतिहास आदिकाल नहीं रह जाता। आपका इतिहास जो है मध्यकाल का जो है पूर्व जो है मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल नहीं रह जाता। आधुनिक काल में आने के बाद आपका भी इतिहास व्यक्ति परक इतिहास हो जाता है। खास तौर से हिंदी लिटरेचर में, हिंदी भाषा या साहित्य में विकास देने वाले प्रमुख लोगों को ही आप युग प्रवर्तक मान लेते हैं, और उनको ही एक तरह से उस युग का प्रतिनिधि घोषित करते हुए नामकरण करते हैं। एज फॉर द एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं भारतेंदु युग, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं द्विवेदी युग, उदाहरण के लिए फिर आगे चल करके जो है छायावाद आता है, वो एक मजाक मजाक में लिया गया नाम। लेकिन ठीक उसके बाद फिर प्रगतिवाद आता है, जो एक खास तरह की जो राजनीतिक चेतना है उससे प्रभावित कविता का काल है। उसके बाद प्रयोगवाद, जिसे एक्सपेरिमेंटल एज अज्ञे ने कहा था, वो भी आता है। फिर नई कविता है, अकविता है, समकालीन कविता है, अब दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, और फिर अभी तो कोई नाम मिला ही नहीं है समकालीन के बाद कि क्या होगा, ऐसे आता है। तो ये सब कुछ कारण है कि हमारे यहाँ चीजें इस तरह से नहीं थी, वहाँ चीजें व्यवस्थित थी, और वहाँ चीजें जो व्यवस्थित के साथ एक और ये भी था कि वो जिस भाषा पर बात कर रहे थे, वो भाषा जब अपना स्वरूप बदल रही थी तो उनको ये पता था कि उनको कहाँ से कहाँ तक दिखाना है। वहां भी किसी इतिहासकार ने अगर लिखा होगा तो जरूरी नहीं है उसने अपना अलग नामकरण किया होगा। हम वहाँ के बहुत सारे इतिहास की किताबों से वाकिफ नहीं है, या साहित्य इतिहास के बहुत से वर्जन को हमने नहीं देखा है। अगर देखे होते तो शायद हम कह पाते, पर हमारे यहाँ ऐसा है। और दूसरी चीज ये है कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं इतिहास के साथ। मैंने उस दिन भी कहा था, अभी भी दोहरा दे रहा हूं कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। हर इतिहास लिखने वाला, हर आलोचक क्या करता है, अपनी अपनी जो वैचारिकी है उसके साथ जाता है कि वो क्या दिखाना चाहता है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। भाई अगर राम कुमार वर्मा के लिए सरहप्पा महत्वपूर्ण है कि स्वयंभू महत्वपूर्ण है, राहुल सांकृत्यायन के लिए स्वयंभू महत्वपूर्ण है कि सरहप्पा महत्वपूर्ण है, जबकि आप देखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए चंद्रवरदाई महत्वपूर्ण है, वो वहां से देखते हैं। कोई और आएगा तो वो और पीछे ले जाएगा या और आगे ले जा करके देखेगा। तो ये है, इसीलिए कहा ना कि काल विभाजन नामकरण, अभी इस बात पर हम लोगों ने चर्चा ही नहीं की थी कि काल विभाजन कैसे किया जाता है या नामकरण कैसे किया जाता है, ये नामकरण करते समय क्या समस्याएं आती हैं, और एक्यूरेट नामकरण क्या होना चाहिए।
उस पर तो अभी हम विचार करने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हम ये बता रहे थे कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, किस तरह से और किस किस चीजों, किन किन चीजों के हवाले से लिखा जाता है। आइए आज इस पर बातचीत करते हैं। एक तो किताब आपके पास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली किताब है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली किताब का जो शुरुआती हिस्सा है जिसे हम उस दिन पढ़ रहे थे, उसमें आप देखिएगा कि उन्होंने सीधे लिखा, जब वो परिभाषा दे दी तो उसके बाद लिखा कि इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय के लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में बांट सकते हैं। हमारे हिंदी का ट्रेंड यही था। हिंदी में भाषा पर काम करने वाले लोग ऐसे ही कर रहे थे कि भाई हम अगर अपने 1000 साल या 900 सालों के इतिहास का अगर मूल्यांकन करेंगे या साहित्य का मूल्यांकन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो कहा कि देखिए 4 काल में चलते हैं। ये 4 काल आसान होता है। एक तो जो एकदम शुरुआती दौर है उसको हम आदिकाल कहें, बीच के दौर को मध्यकाल कहे और उसके बाद के दौर को आधुनिक काल कहे। इतिहास की किताबों में भी ये होता है। ये दरअसल ये जो कॉन्सेप्ट है आदर्श, ये कॉन्सेप्ट लेखन का, ये कॉन्सेप्ट इतिहास से लिया गया। इतिहास में भी क्या होता है कि हम समय को या अपने अतीत को या चीजों को कैसे देखते हैं, हम इस तरह से देखते हैं कि एक आदिकालीन युग था। अगर हम मनुष्यता के विकास को देखें, फिर मध्यकाल आया, फिर उसके बाद जो है क्या है आधुनिक काल आया। दुनिया एक तरह से आधुनिक काल की गिरफ्त में है। साहित्य का मध्यकाल अलग होता है और इतिहास का मध्यकाल अलग है। इतिहास में जो मध्यकाल है वो साहित्य में मध्यकाल की समय अवधि आगे पीछे हो सकती है। तो लगा कि ये सबसे ठीक ठाक तरीका है। उन्होंने ये कहा कि यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही नामकरण किया गया है। मतलब इन कालों का नामकरण विशेष प्रभाव के अनुसार ही किया गया है या विशेष प्रवृत्ति के अनुसार। विशेष प्रवृत्ति के अनुसार करने से आशय शुक्ल जी का क्या है, आशय ये है कि आदिकाल के आगे वो ब्रैकेट में जो वीर गाथा लिख देते हैं, पूर्व मध्यकाल के आगे ब्रैकेट में वो भक्ति काल लिख देते हैं, उत्तर मध्यकाल के आगे वो ब्रैकेट में रीति काल लिख देते हैं और आधुनिक काल के मध्य में वो ब्रैकेट में गद्य काल लिख देते हैं। तो वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, ये क्या, ये प्रवृत्ति है। आधुनिक काल में गद्य का विकास होता है और गद्य का विकास होने की वजह से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रोज डेवलप हो रहा है और लंबे समय के बाद हो रहा है। 19वीं शताब्दी की जो सबसे महत्वपूर्ण देन है वो देन है प्रोज, गद्य, जो हमारी भाषा, हमारी दैनंदिनी की भाषा या चेतना की भाषा या राष्ट्रीय जिसे संपर्क की भाषा आप कह सकते हैं वो। तो कहते हैं कि क्यों ना इस काल को हम गद्य काल कहें। ये मॉडर्न एज है, लेकिन मॉडर्न एज में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे मुख्य प्रवृत्ति क्या है। तो सबसे जो मुख्य प्रवृत्ति है वो है प्रोज का डेवलपमेंट, गद्य का विकास, और उसके हवाले से वो देखते हैं। तो ये भी चीजें हैं। तो वो कहते हैं कि भैया हमने तो इसी के आधार पर नामकरण कर दिया। अब वो कहते हैं कि इस नामकरण को हम क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे। कि कैसे स्पष्ट करेंगे, तो इसको देखने के लिए आप थोड़ा और पीछे जाइए। किताब का एकदम से जो है शुरुआती पन्ना उठाइए, जो है ना प्रथम संस्करण का वक्तव्य। किसी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब खोल के देखी है? यस सर। जी सर। उसमें कहीं पढ़ा, पहले पन्ने में मिला क्या प्रथम संस्करण का? यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल मिला। यस सर। तो मिला तो आप जानते हैं कि ये जो प्रथम संस्करण का वक्तव्य है वो महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहला वाक्य, काल विभाजन तो बाद में करते हैं, कहते हैं कि हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह। वृत्त संग्रह मतलब क्या? एक सर्किल, गोलाकार, एक के बाद एक। लेकिन यहाँ गोलाकार नहीं होगा बच्चा, यहाँ गोलाकार उसका अर्थ ना लगाए। यहाँ वृत्त संग्रह जो एक तरह से संग्रह है, उसका तात्पर्य होगा कि एक परिचयात्मक, जीवनी परक, बायोग्राफिकल, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि ये फलाने आदमी थे, कविता करते थे और उनकी कविता ऐसी ऐसी थी। तो कहा कि वो शिव सिंह सेंगर ने 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे 1889 में, यानी कि पहले डॉक्टर थे बाद में सर हो गए थे, गिरियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक ऐसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह जो है निकाला था। 1913 के आसपास में मिस्र बंधुओं का भी जो है क्या है संकलन सामने आया। और फिर आचार्य
रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि हिंदी विश्वविद्यालय में किस तरह से जो है जब एमए की कक्षाएं शुरू हुई तो पठन पाठन के लिए आचार्य शुक्ल का इतिहास जो है वो दो चीजों के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। एक तो कि ये पूरा का पूरा इतिहास हिंदी शब्द सागर जो नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित है, जिसके प्रधान संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे, उनके साथ आचार्य शुक्ल काम कर रहे थे और उस शब्द सागर की ये भूमिका है, उसका प्रीफेस है, उसका मुकदमा है ये। और दूसरा ये है कि ये जो भूमिका तैयार की आचार्य शुक्ल ने, यानी कि जिसे आप हिंदी साहित्य का सबसे बेहतरीन और लोकप्रिय इतिहास कहते हैं, ये दरअसल एमए को पढ़ाए जाने वाली कक्षाओं के नोट्स भी हैं। इसी से आप समझिए कि शुक्ल जी की प्रतिभा कैसी थी। क्लास में पढ़ाते समय जो उन्होंने कंटेंट तैयार किया था, कंटेंट ऐसा नहीं है कि आज हम ई रिसोर्सेस के समय में ही डेवलप कर रहे हैं, कंटेंट पहले भी डेवलप किए जाते थे। तो जो कंटेंट उन्होंने डेवलप किया था विद्यार्थियों के लिए और उनको समझाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, दरअसल वही कंटेंट इतिहास की शक्ल में हमारे सामने आया। तो वो उसकी बात करते हैं और उसके बाद ये बताते भी हैं कि देखिए भैया, आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल क्यों रखा, और 12 किताबों की सूची देते हैं, मिश्र बंधुओं का उल्लेख करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि इन इन वजहों से हमने इसका नाम आदिकाल रख दिया। ये अलग बात है कि उसमें से बहुत सी रचनाएं अप्रमाणिक हो जाती है। तो ये आधार जो है सभी के यहाँ मिलेगा। हर इतिहासकार, हर साहित्य का इतिहास लिखने वाला इतिहासकार अपने को स्पष्ट करेगा कि भैया हमने इसको आधार बनाया। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यह स्पष्ट करेंगे, कहेंगे कि जब वो आदिकाल मानेंगे तो वो आदिकाल को क्या है, बहुत पीछे तो नहीं ले जाएंगे, 1000 के आसपास ही रखेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि भैया ये भारतीय जो लोक परंपरा है उसका विकास है, ये भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ऐसा कह के उसमें अलग अलग लोगों को लाएंगे। इसके लिए आप ये भी चाहिए कि अगर आप आदिकाल को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो एक किताब मैंने सजेस्ट की है, उसमें आपको हिंदी साहित्य का आदिकाल की है। बताइए लिस्ट में इस नाम की कोई किताब है या नहीं है? बोलिए ठनक के। सर है सर जी। है मैंने सर, कहा कि खरीदी हुई है। गूगल क्लासरूम में आप नहीं देखते हैं जो किताबों की सूची भेजी है, वो कभी खोल के देखते हैं? आया है लेकिन खोलिएगा नहीं, जब सेकेंड ईयर पास कर जाइएगा, जब ग्रेजुएट हो जाइएगा तब खोल के देखिएगा। वो तो जैसे कि पूजा अर्चना करने के लिए भेजे हैं ना, क्यों खोलिएगा आप? नहीं सर है, देखी है। नहीं सर और कुछ देखे बच्चे तो हैं इतने उसमें। महान है कि उस सूची को देखते हैं और आगे कहते हैं कि सर कोई एक किताब बता दीजिए, कैप्सूल कोर्स की तरह, जैसे कि हम वो क्या कहते हैं कि वो वैक्सीन का डोज बांट रहे हैं, एक वैक्सीन लगा दिए, पेंडेमिक खत्म। खैर कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं आपकी मुश्किलें। तो मेरा ये कहना था कि एक किताब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हिंदी साहित्य का आदिकाल, है ना, इसे भी खरीद लीजिएगा अगर मन हो तो। ये किताब दरअसल बिहार राष्ट्रभाषा परिषद में उन्होंने कुछ व्याख्यान दिए थे आदिकाल पर, उन्हीं व्याख्यानों का संकलन है ये। इसको पढ़ते हुए आप आदिकाल को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहने पर क्यों ज्यादा जोर देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल कहा, लेकिन आदिकाल से ज्यादा जोर उनका किस पर था? वीरगाथा काल पर। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दूसरा कोई नामकरण नहीं किया, आदिकाल ही रहने दिया। ठीक, तो ये समस्याएं आती हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि भाई अगर हम काल विभाजन करें तो क्या समस्याएं आएंगी, किस तरह की आएंगी। देखिए, इतिहास बोध में एक प्रकार की आलोचनात्मक चेतना होती है, एक ऐसी चेतना जिसका उपयोग हम जीवन और संस्कृति के परीक्षण के लिए करते हैं, जिसकी कसौटी पर साहित्य और समाज के रिश्ते की पहचान की जाती है। साहित्य का जो इतिहासकार है वो इन रिश्तों में आए परिवर्तन को जितनी तीव्रता से अनुभव करेगा, उसका काल विभाजन उतना ही प्रमाणिक होगा।
हम दो चीजों पर विचार करने जा रहे हैं, काल विभाजन पर और नामकरण पर। काल विभाजन के बारे में क्या कहा, मैंने एक उदाहरण पढ़ा आपके सामने, और इस उदाहरण में कहा गया कि इतिहास बोध में एक प्रकार की आलोचनात्मक चेतना होती है। जिस आदमी के पास हिस्टोरिकल सेंस होगा उसके पास क्रिटिकल सेंस होगा या नहीं होगा? होगा सर। यस सर, होगा। अगर उसके पास क्रिटिकल सेंस नहीं है तो क्या वो अच्छा जो है इतिहास का विश्लेषण कर सकता है? क्या वो हिस्ट्री का एनालिसिस अच्छे ढंग से कर सकता है? नहीं। हाँ, हिस्टोरिकल सेंस मतलब इतिहास की समझ, और क्रिटिकल सेंस मतलब उसकी जांच पड़ताल, उसकी छानबीन, उसका पोस्टमार्टम। ये तो कहा कि जो है वो होती है, वो अनिवार्य रूप से होती है। और इस चेतना का प्रयोग, यानी कि ये जो आलोचनात्मक चेतना होती है, इस चेतना का प्रयोग वो क्या किसके लिए करता है? जीवन और संस्कृति को समझने के लिए करता है, उसके परीक्षण के लिए करता है। जीवन कैसा था और संस्कृति पर उसका असर कैसा पड़ रहा था, या संस्कृति और जीवन के बीच की आवाजाही कैसी थी, रिश्ते कैसे थे, लोगों की प्रवृत्ति कैसी थी, जिसको शुक्ल कहते हैं कि चित्तवृत्ति कैसी थी, उसके लिए वो करता है। जिसकी कसौटी पर और उसी को जांचने के लिए, उसी को परखने के लिए, किसको जांचने और परखने के लिए? जीवन को और संस्कृति को या समाज को जांचने और परखने के लिए ही वह क्या करता है? साहित्य और समाज के रिश्ते की जांच करता है, या उसकी पहचान करता है कि साहित्य का समाज के साथ क्या रिश्ता रहा है, कोई रिश्ता रहा भी रहा है या नहीं रहा है। समाज से बिल्कुल कटा हुआ साहित्य तो नहीं था, या साहित्य बिल्कुल ठीक ठीक अर्थों में समाज का चेहरा दिखा रहा था, उसको प्रतिबिंबित कर रहा था, ऐसा था या नहीं था। साहित्यकार, साहित्य का जो इतिहासकार होता है वो क्या करता है? साहित्य और समाज के रिश्तों के बीच में जो परिवर्तन आए रहते हैं उसी परिवर्तन को दिखाता है। और जो इतिहासकार जितनी तीव्रता के साथ, जितनी अधिक मात्रा में, जितने ढंग से उस बदलाव को देख पाता है, या उस परिवर्तन को देख पाता है, महसूस कर पाता है, समझ पाता है, वो इतिहासकार उतना ही अच्छा साहित्य का इतिहास लिख पाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। नो सर। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की तरफ बार बार लौटने की जरूरत पड़ती है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की तरफ बार बार लौटते हैं। उसके बाद के कई इतिहासकार हैं, लेकिन हम उनके यहां भी बार बार नहीं लौटते। और उसके पहले के भी कई इतिहासकार हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले, लेकिन हम उनके यहां भी नहीं लौटते। हम उनके यहां भी नहीं लौटते। हाँ, एक सेकंड। हम उनके यहां भी नहीं लौटते। क्यों नहीं लौटते? न लौटने की वजह क्या है? न लौट पाने की वजह यह है, बीच में लोग डिस्टर्ब कर देते हैं ना, तो अरे भाई जब इतना समय हो गया तो अब क्लास में जुड़ के ही क्या करोगे? मत जुड़ो ना। हम कह रहे हैं कि हम बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरफ लौटते हैं। क्यों लौटते हैं हम? क्योंकि एक तो ये इतिहास बोध उनका अच्छा है, दूसरा ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ते हुए आपको लग जाएगा कि जो उनकी आलोचनात्मक चेतना है वो गजब की है। और वो रचनाकार को तो देखते ही देखते हैं, उस समाज को भी बहुत बारीकी के साथ देखते हैं। आपको मालूम है कि आचार्य शुक्ल की एक और विशेषता है, और वो क्या है कि आचार्य शुक्ल जो है आत्मनिष्ठ किस्म के आलोचक हैं या वस्तुनिष्ठ किस्म के आलोचक हैं? किस तरह के आलोचक हैं? वस्तुनिष्ठ किस्म के आलोचक हैं। ऑब्जेक्ट उनके लिए महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिविटी महत्वपूर्ण है उनके लिए। उनके लिए रचनाकार की जाति और बिरादरी और तमाम चीजें नहीं है, एक आध अपवाद हो सकता है। रचना क्या है? कृति बेस्ड, यानी कि जो रचना है उस रचना के आधार पर ही वो आलोचना करते हैं, तो इसीलिए वो ज्यादा न्याय कर पाते हैं।
कि रचना का समाज के साथ कैसा रिश्ता बन पाता है या नहीं बन पाता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को वैज्ञानिक इतिहास कहा जाता है। कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। वैज्ञानिक का मतलब क्या? साइंटिफिक। आप कहेंगे कि सर हिंदी का अंग्रेजी बोलते रहते और कहते कि मतलब जिसको ना समझ में आ रहा है उसके लिए वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक, और साइंटिफिक मतलब क्या? जो कार्य कारण श्रृंखला से बंधा हुआ हो, यानी कि कोई चीज घटी, कोई घटना घटी या कोई चित्तवृत्ति बदली तो उसके पीछे कौन से कारण काम कर रहे थे, क्यों वो चित्तवृत्ति बदल रही थी, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको देखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये एक बात है। तो एक तो इतिहास दृष्टि होनी चाहिए, आलोचनात्मक दृष्टि भी होनी चाहिए। साहित्य के इतिहासकार का सबसे महत्वपूर्ण जो दायित्व है या उसकी जो जिम्मेदारी है वो यह है कि वह युग के समूचे तंतुजाल के रेशों का, जिसमें साहित्य का यथार्थ और युग का अनुभव एक दूसरे से गुथा हुआ है, का विश्लेषण स्पष्ट करे। साहित्य इतिहासकार का काम क्या है? साहित्य इतिहासकार का काम ये नहीं है कि वो रचनाकारों को उठाए और कंपाइल करके एक जगह रख दे और कहे कि ले लीजिए भाई ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। आप कहे हाँ बहुत सही है, तो सच में हिंदी साहित्य का इतिहास है, लेकिन क्या वो इतिहास है? नहीं, वो इतिहास नहीं होगा। वो फिर मैं कह रहा हूं कि वही होगा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वो कवि वृत्त संग्रह होकर रह जाएगा, वो सूचनात्मक ग्रंथ होकर के रह जाएगा, वो बायोग्राफिकल हो सकता है, वो जीवनी परख हो सकता है। वो उससे आप जान पाएंगे कि फलाने कवि थे और फलानी 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 चीज लिखे और ये उनकी कविता के कुछ उदाहरण है। लेकिन साहित्य इतिहासकार का काम इससे आगे है। वो ये करेगा कि वो इसके सहारे आपको क्या करेगा, उसका विश्लेषण करेगा और विश्लेषण करके बताएगा कि इस साहित्य का इस समय के समाज में क्या महत्व था, या इस कवि की इस रचना ने क्या असर डाला था, या इस कवि को पढ़ते हुए हम किस तरह से समृद्ध हो पाते हैं, या इस कवि को पढ़ते हुए हमारा समाज कैसे समृद्ध हो पाता है। ये देखना, ये समझना, इसके हवाले से तो ये उस पूरे के पूरे संबंध को खोलने का काम वो करता है। इसलिए आवश्यक है कि जिस युग में इतिहासकार जी रहा है उस युग के समसामयिक प्रश्नों पर उसकी पकड़ गहरी हो। इसके बिना इतिहास दृष्टि निर्मित नहीं होगी, और होगी भी तो अतीतो उन्मुख ही होगी। ये समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं। कहा कि भाई जिस युग में इतिहासकार है, जैसे कि मैं आज हूं और मुझे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना हो, तो मुझे इतिहास की जानकारी चाहिए, मतलब अपने अतीत को जानना होगा, और अपने अतीत को जान करके, इतिहास को जान करके मैं एक अच्छा हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दूंगा। ऐसा है कि नहीं है? या किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी? अरे बोलिए। नो सर, ऐसा नहीं है। हाँ, मामला यह है कि जैसे आज मैं जहां खड़ा हूं एकदम से 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक के दूसरे वर्ष में, मुझे इस समय की विसंगतियों का पता होना चाहिए। क्या चल रहा है, कैसे दुनिया बदल रही है, इस पैंडेमिक के पूरी एक से एक सूक्ष्म जानकारी चाहिए। मनुष्य और मनुष्य के बीच के रिश्तों की जानकारी चाहिए, और उनके द्वंद्वों की जानकारी चाहिए। सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, और इसके हवाले से मैं जाऊंगा इतिहास के पास, साहित्य के इतिहास के पास, और वहां से साहित्य और समाज के बीच के रिश्तों का मूल्यांकन करने की कोशिश करूंगा, या उसका विश्लेषण करूंगा, और उसका विश्लेषण करके फिर धीरे 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 अपने समय तक आऊंगा। तब शायद मैं बेहतर साहित्य का इतिहास लिख सकता हूं। अगर मेरे पास अपने समय की समझ नहीं है तो इतिहास की समझ लेकिन है, तो जब मैं ऐसा लिखूंगा तो वो अतीतो उन्मुख ही होगा, यानी कि अतीत की दृष्टि से ही देखा गया इतिहास होगा। वो कंटेम्प्रेरी एज यानी कि आज की तारीख या आज की दृष्टि या आज की आंख से देखा गया इतिहास नहीं होगा। तो इसीलिए कहा कि, और पहले भी कहा, कई कक्षाओं में आपसे कहा, बार बार कहा कि एक इतिहासकार के पास, एक साहित्य का इतिहासकार हो या सामान्य इतिहासकार हो,
उसके पास हिस्टोरिकल सेंस के साथ ही साथ क्या है, एक कंटेम्पररी सेंस भी होना चाहिए। और ये जो कंटेम्परेरी सेंस है या हिस्टोरिकल सेंस है, इन दोनों को बेहतर तरीके से दिखाने के लिए या इनके बीच में आवाजाही करने के लिए या किसी रचनाकार की रचना को स्पष्ट करने के लिए एक क्रिटिकल सेंस भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों किसी के पास है तो वो जो काम करेगा इतिहास को लेकर के वो काम अधिक प्रमाणिक होगा, बजाय उस व्यक्ति के पास जिसके पास केवल अतीत का बोध है, या उस व्यक्ति के जिसके पास केवल वर्तमान का बोध है, या उस व्यक्ति से जिसके पास अतीत और वर्तमान का बोध तो है लेकिन क्रिटिकल सेंस यानी कि आलोचनात्मक बोध नहीं है। करेगा ना? बोल दीजिए। फुकारी हम जान रहे ना कि कविता पढ़ाते तो आप लोग एकदम वो आपके चेहरे पे ताजगी बनी रहती है। तो इतिहास पढ़ा रहे तो हो सकता है, मुझे डर है कि कहीं आप जहां बैठे हैं वहीं सो ना जाए, तो मैं बीच बीच में वो दादी अम्मा के जमाने की कहानियों की तरह हुंकारी भरवा रहा हूँ कि आप जगह तो हैं। जी सर। तो ये अब कहा कि ये हो गया। हाँ, तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? अब ये तो भाई तीनों चाहिए। आप कहिए कि सर पौधे को बढ़ने के लिए हवा ज्यादा जरूरी है कि मिट्टी ज्यादा जरूरी है कि पानी ज्यादा जरूरी है, तो अब कैसे डिसाइड करेंगे? तीनों होनी चाहिए। इसीलिए तो मैंने कहा कि दोनों हो, लेकिन तीनों होना चाहिए। भाई अगर आलोचनात्मक आपके पास विश्लेषण क्षमता है लेकिन इतिहास नहीं जानते तो कबाड़ कर देंगे कि नहीं कर देंगे? जी सर। यस सर, कबाड़। और इतिहास जानते और वर्तमान नहीं जानते, वर्तमान से एकदम आंख मूंद के बैठे हैं घर के किसी कोने में चुपचाप, दुनिया में क्या हो रहा है। अरे भाई साहब, दुनिया बदल गई, बाहर जाके देखिए। दुनिया वही नहीं है जो आज से 2 साल पहले थी। विश्वविद्यालय वही नहीं रहे जो आज से 2 साल पहले थे, या 2 साल के बाद दुनिया बदल गई। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और दुनिया बदल गई। ये भी जानकारी तो होनी चाहिए ना। हाँ, पूछिए। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि प्राचीन साहित्य के बारे में क्यों लिख रहे हैं श्वेता? ये लिखने की बेचैनी क्यों है? लिख ही क्यों रहे हैं? क्या इसलिए कि बस लिखना है, या इसलिए भी लिख रहे हैं कि उस लिखने से कुछ हम अपने समय को, अपने समाज को, या अपने आप को, या अपने आसपास के परिवेश को दे सके? ये भी तो एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर हम अतीत की तरफ जा क्यों रहे हैं, है ना श्वेता? कि अतीत की तरफ जाने का कोई कारण तो बिल्कुल नहीं है। अस्तित्व का कहने का अर्थ है कि अतीत और वर्तमान में एक गहरा रिश्ता तो है, उसके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। उसको मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। 1 मिनट रुक जाइएगा। इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। पता नहीं पहले भी कविता की किताब में मैंने ये उदाहरण दिए होंगे। जो बच्चे सीधे सीधे सेकेंड ईयर में मुझसे पढ़ रहे हैं, वो बहुत सारे उदाहरण उनके लिए नए होंगे। जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में मुझसे पढ़ा होगा उनके लिए बहुत सारे उदाहरण रिपीट हो रहे होंगे। तो आप थोड़ा बहुत अपने को संतुलित कर लीजिएगा। जैसे आप ये कहिए श्वेता, मैं आपसे पूछूं कि परंपरा अधिक जरूरी है या आधुनिकता अधिक जरूरी है? आधुनिकता सर जरूरी है। लेकिन आधुनिकता तो हमारे समय की है, तो परंपरा लेके हम क्या करेंगे? सर परंपरा के साथ आधुनिकता जरूरी है। लेकिन क्यों जरूरी है? मान लीजिए हाँ, हम तो आधुनिक समय में रह रहे हैं सर परंपरा अच्छा, किसी उदाहरण से परंपरा समझाइए। पुरानी विसंगतियों को दिखाता है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। हाँ। और आधुनिक काल में फिर उसके साथ 1 सेकंड रुकिए, ये उसका इसका माइक विवेचन अनम्यूट करके है उसको बोलने वाले के सुधार अलावा। सकते हैं। आदर्श, ये क्या हो रहा है? क्या बोल रहे हैं आप? ध्यान रखिए, माइक ऑन मत करिए। हाँ, क्या कह रहे थे आप कि
लेकिन हम तो गुरु हैं, हमारे पास तो बच्चे आते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं पैर मत छुओ, बिल्कुल मत छुओ, झुको मत, तन के खड़े हो जाओ। नहीं तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए पैर नहीं छुएंगे तो क्या पढ़ेंगे नहीं? नहीं, अब मैं बता रहा हूं, दरअसल हमने परंपरा को बहुत संकुचित अर्थ में ले लिया है, और ज्यादातर लोग जो है परंपरा को क्या है, एक बहुत ही संदेहास्पद दृष्टि से देखते हैं। अब वो उसको एक डेड एलिमेंट की तरह देखते हैं, पर बात वैसी नहीं है। आशीष यादव आपको रिमूव कर रहा हूं मैं। आशीष यादव रिमूव हो गए। अगर किसी का भी माइक खुला बिना उसके तो मैं उनको रिमूव कर दूंगा सीधे क्लास से। ध्यान रखिए, आप इतना तो आप लोगों को होश होना चाहिए ना कि पढ़ रहे हैं या उसके साथ 10 काम और कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो छोड़ के चले जाइए क्लास, और पढ़ना है तो ढंग से पढ़िए, तमाशा मत करिए। बहरहाल, हाँ, मैं इसको बताता हूं कि हम क्या करते हैं कि अक्सर हम डेड एलिमेंट्स के संदर्भ में उसको ले लेते हैं। 2-3 लोगों का मैं उदाहरण दे रहा हूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है आधुनिकता और परंपरा पर, वो देख लीजिएगा। अंग्रेजी अगर पढ़ना जानते हैं तो आप टीएस इलियट का एक निबंध है, मिल जाएगा, नहीं होगा तो मुझसे मांग लीजिएगा, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, यानी कि परंपरा और एक तरह से व्यक्तिकता, उनका ये निबंध है। सेक्रेड वुड में संकलित है, वो पढ़ लीजिएगा। उसका हिंदी अनुवाद भी है, अज्ञे ने उसका हिंदी अनुवाद किया है, त्रिशंकु अज्ञे के निबंधों का संकलन है, उसमें रूढ़ि और मौलिकता के नाम से। यू आर अनंतमूर्ति का उपन्यास संस्कार है। यू आर अनंतमूर्ति ने भी संस्कार उपन्यास जब छपा था तो बहुत विवाद हुआ था। उस उपन्यास के संदर्भ में परंपरा और आधुनिकता की व्याख्या की है। होता क्या है कि हमारे रीति रिवाज, हमारे पर्व त्योहार, हमारे खान पान के ढंग, हमारी वेशभूषाएं, हमारे अदब का तरीका, यानी कि सही कहा तुमने कि पैर छूने का, उठने का, बैठने का, बोलने का, ये तमाम चीजें परंपराओं में आती हैं। इसमें से बहुत चीजें ऐसी होती है जिसको हम लेकर के आगे बढ़ते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है कि हम जिसको छोड़ते हैं। लेकिन परंपरा क्या है कि परंपरा डेड एलिमेंट्स का एक तरह से क्या है, वो समुच्चय नहीं है। जो डेड एलिमेंट्स होता है, परंपरा उसको खुद ही जो है छांट करके अलग करती है। देखिए, परंपरा में और प्रथा में बहुत अंतर है, परंपरा में और कुप्रथा में बहुत अंतर है। ये छोटे छोटे शब्द है, इनको आप समझने की कोशिश करिएगा। और परंपरा के साथ आधुनिकता कैसे जरूरी है या आधुनिकता के साथ परंपरा कैसे जरूरी है, यही बात इलियट ने कही। इलियट ने उस निबंध में लिखा कि भाई, आपके इंडिविजुअल टैलेंट की कोई कीमत नहीं है, आपकी मॉडर्निटी वैल्यूलेस है। कब? जब आपके पास ट्रेडिशन नहीं है। विदाउट ट्रेडिशन आपकी मॉडर्निटी या आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी इक्वल टू 0। आप उसको रख ही नहीं पाएंगे, आप बता ही नहीं पाएंगे। आप हवा में अपनी वैल्यू स्थापित नहीं कर सकते हैं। आपकी वैल्यू तभी स्थापित होती है जब ग्रेविटेशन का फोर्स काम करता है, तो आपको लगता है कि आप कुछ हैं, आपके शरीर में कुछ बल है। जहां ग्रेविटेशन 0 कर देंगे और उसके बाद अपनी आइडेंटिटी गढ़ने की अगर कोशिश करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? अंतरिक्ष में क्या होगा? उड़ने लगेंगे। आप अपने को कहीं पाएंगे ही नहीं, आपको वजन ही नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा कि मैं आपको उस परंपरा का उदाहरण भी दे दूं क्या, इलियट के हवाले से। संजोग अच्छा है कि वेस्टर्न पोएटिक्स पढ़ा रहा था, अभी मैं वेस्टर्न पोएटिक्स पढ़ा रहा था तो मेरे पास वो है भी, तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि क्या है। दरअसल इलियट की एक किताब भी है, और वो किताब है आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स। परंपरा पर उन्होंने बातचीत की अपने उस निबंध में,
लेकिन सबसे ज्यादा उसको जो खोला या उसको उसका जो विश्लेषण किया वो इसी किताब में किया, आफ्टर स्ट्रेंज गॉड में। इलियट क्या कहते हैं देखिएगा, किन्हीं मताग्रही यानी कि मत के आग्रही, किन्हीं मताग्रही विश्वासों को पूर्ण रूप से या प्रधान रूप से बनाए रखना ही परंपरा नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो मुझे टोक दीजिएगा बार बार, कोई संकोच मत करिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आप मुझ पर विश्वास, अरे राम रे राम, अरे मैं कर रहा हूं ना, कह तो रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, थोड़ा विश्वास रखा करिए मुझ पर। मैं आपको पानी में छोड़ के नहीं जाऊंगा आगे, मैं रिपीट कर दूंगा। मैंने कहा कि, मैंने नहीं मतलब इलियट ने कहा, कहा आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स वाली किताब में, कि किन्हीं मताग्रही विश्वासों को पूर्ण रूप से या प्रधान रूप से बनाए रखना ही परंपरा नहीं है। मत आग्रही मतलब जिसके प्रति हम बहुत आग्रही होते हैं, एकदम जो होता है ना ब्लाइंड सपोर्टर, एकदम ब्लाइंडनेस के साथ कि नहीं नहीं ये वो ये क्योंकि करते आ रहे तो करते आ रहे हैं, इस पर कोई लॉजिक काम नहीं करता है, या ऐसा है वैसा है, नहीं। ऐसे आग्रहों को पूर्णतः या प्रधानता बनाए रखना ये परंपरा नहीं है। तो सवाल है कि परंपरा है क्या? तो इलियट कहते हैं कि ये विश्वास तो परंपरा के निर्माण क्रम के रूप में ग्रहण करते हैं। परंपरा से जो मेरा अभिप्राय है यानी कि तात्पर्य है, उसमें बहुत कुछ शामिल है। उसमें अभ्यास जन्य क्रियाकलाप जो हम अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं, आदतें और रीति रिवाज, अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक कर्मकांडों से लेकर किसी अजनबी को अभिवादन करने के हमारे परंपरागत तरीके भी शामिल हैं, जो एक ही स्थान पर बसे जन समुदाय के बीच रक्त संबंध को प्रकट करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वो कहते हैं कि परंपरा क्या है, कहते हैं कि परंपरा से जो मेरा अभिप्राय है उसमें बहुत कुछ शामिल है। उसमें अभ्यास जन्य क्रियाकलाप, हमारी आदतें, हमारे रीति रिवाज, हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक कर्मकांड और हमारे अभिवादन का तरीका भी शामिल है, जो परंपरा से हम करते चले आ रहे हैं। और ये एक जन समुदाय का होता है, अलग अलग जन समुदायों का ये अलग अलग होता है, एक खास किस्म के रक्त संबंधों के बीच का होता है, इसी को हम परंपरा कहते हैं। इलियट की शब्दावली में कि व्हाट आई मीन बाय ट्रेडिशन involves all those habitual actions, habits and customs from the most significant religious rites to our conventional way of greetings a stranger, which respect the blood kinship of the same people living in the same place. इलियट ने क्या कहा कि देखिए मताग्रही होना यह परंपरा नहीं है, लेकिन अपने रिचुअल्स के प्रति, अपने हैबिट्स के प्रति, स्ट्रेंजर्स के साथ अपने बिहेवियर्स के प्रति जो हम करते रहे हैं या होता रहा है, वो परंपरा है। ऐसा नहीं कि वो परंपरा नहीं है। और हर जन समुदाय की, हर क्षेत्रीय जो है समुदाय की, हर अलग अलग रक्त संबंधों वाले जो है समूह की परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग होती हैं। अगर आप इसको काट करके चलते हैं या छोड़ करके चलते हैं तो क्या होगा? फिर ये होगा कि आप अपने को हवा में पाएंगे। कैसे हवा में पाएंगे? अब इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा से समझिए, मजेदार है ये। कहते हैं कि परंपरा मनुष्य को उसके परिपूर्ण रूप में समझने में सहायता करती है। आज यही समझा दें आप लोगों को। आप पूछेंगे ना कि परंपरा क्या करती है, ट्रेडिशन से क्या होता है, हम परंपरा को क्यों तवज्जो दें? हम नई सदी के बच्चे हैं, नई सदी के विद्यार्थी हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे, परंपरा को हम क्यों महत्व देंगे? मान लीजिए कभी कभी ये ख्याल आता है कि नहीं आता है आपके मन में? जी सर। आता ही होगा, आता है। मुझे नहीं। तो अब हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये ख्याल आता है तो ये उत्तर भी याद रखिए। क्या कहते हैं? कि परंपरा मनुष्य को उसके परिपूर्ण रूप में समझने में सहायता करती है।
आप तब तक अपने को टोटलिटी में समझ नहीं सकते, समग्रता में नहीं समझ सकते, पूर्णता में नहीं समझ सकते, अखंडता में नहीं समझ सकते, जब तक कि आप अपने पूर्व के ट्रेडिशन से वाकिफ नहीं है। या पूर्व, माफ करिएगा, पूर्व शब्द बेकार में लगा दिया। जब तक कि आप अपने ट्रेडिशन से वाकिफ नहीं है, आप अपने माता पिता से, उनके माता पिता से, या पीढ़ियों से, या उस क्षेत्र से, या समुदाय से, वहां की भाषा से, वहां के रीति रिवाज से, वहां की बोलियों से, वहां के संस्कारों से, इन तमाम चीजों से जब तक आप वाकिफ नहीं है, तब तक क्या आप अपने को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि हम कौन थे, कौन हैं, कौन होंगे, जैसा कुछ नहीं। तो कहते हैं कि आधुनिकता उसके बिना संभव नहीं है। किसके बिना? परंपरा के बिना। परंपरा आधुनिकता को आधार देती है, बेस देने का काम करती है। उसे जो है क्या है, शुष्क और नीरस बुद्धि विलास बनने से बचाती है। अगर परंपरा आधुनिकता के साथ नहीं होगी तो आधुनिकता शुष्क हो जाएगी, बहुत रूखी हो जाएगी, बहुत उदासीन करेगी, और वो केवल बौद्धिक प्रयास मात्र बन करके रह जाएगी। उसके प्रयासों को अर्थ देती है, उसे असंगत और विशृंखल जो है होने से बचाती है, उसे उन्मादी होने से बचाती है। और ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक है। हम अक्सर परंपरा और आधुनिकता को एक दूसरे का क्या मान लेते हैं? विरोधी मान लेते हैं। दोनों ऐसे नहीं, ऐसे ना मिलब, मिलबे न करम। हम कहते कि दोनों मिलबे न करी, ई ये इधर, ये इधर, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा वाला रिश्ता, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला रिश्ता। कहा कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब कैसे पूरक है, इसका मजेदार उदाहरण देखिए। आप में से सभी चलते ही होंगे, मैं ये मान लूं कि कोई नहीं भी चलता है। चलते हैं। मैं सर। सब चलते चलते समय किसी का बायां पैर उठता होगा पहले, किसी का दायां उठता होगा, उठता है ना? अभय नवनीत बंद Yes. करिए, नहीं तो बाहर रिमूव, इसमें तई को देर नहीं लगेगी। तो चलता है। कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, इसमें हुआ होगा जब आप वो बोरा वाला रेस में कभी शामिल हुए हैं, जो पैरों में बोरा डाल करके रेस लगाते हैं, उसमें क्या होता है? सर बचपन में खेले। यस सर। नहीं, बचपन में खेलें, अच्छी बात है, अभी भी खेल सकते हैं, कोई रोकने वाला थोड़ी है, अभी भी खेलिए। तो कहा कि उसमें आप चलते हैं तो क्या होता है? उधक उधक के चलना पड़ता है, दोनों पाँव आप मेढक की तरह कूद रहे होते हैं, है ना? वैसे ही छलांग लगा रहे होते हैं, वैसा वाला चलना नहीं। कहा कि जो आप सामान्य में चलते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि दोनों पैर उठा के चले हो? नहीं आगे सर। बढ़िए। एक पैर उठाते हैं? यस सर। यस सर। उठाते हैं ना? यस सर। और वो पैर कब तक हवा में रहता है? जब तक दूसरा नहीं रह जाता जमीन पे। अच्छा, या ये भी तो कह सकते हैं कि जब तक अगला पैर जमीन पर पड़ता नहीं है तब तक पिछला पैर आपको छोड़ता नहीं है। जब जी तक सर। अगला Yes, sir, पैर ये भी कह जमीन सकते पर यस सर, ये भी पड़ता कहते नहीं है तब तक पिछला पैर आपको छोड़ता नहीं है, कहता कि ना छोड़ देम तक गिर जाएगा। यस। बिल्कुल। अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? धमनिया जाएंगे आप, गिर जाएंगे आप, मुकुरिये गिर जाएंगे, मुंह टूट जाएगा, फूट जाएगा, दांत टूट जाएगा, एस्थेटिक्स बिगड़ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि देखिए, ये जो पैर हवा में है, जो उठा हुआ है, जो अभी जमीन पर रखा जाना है, ये है आधुनिकता। दिस इज कॉल्ड मॉडर्निटी, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल आइडेंटिटी। और जो पैर जमीन में पहले से है और अड़ा हुआ है और आपको छोड़ नहीं रहा है कि जब तक पड़ ना जाए, दिस इज कॉल्ड परंपरा। ट्रेडिशन। ये परंपरा, ट्रेडिशन। ये परंपरा है। अब देखिए कि जब अगला पैर पड़ जाता है जमीन पर, तो फिर उसके बाद वो पैर क्या हो जाता है? कुछ समय के बाद, एक मिनट रुक पिछला वाला उठ जाता है। फिर वो पैर क्या हो जाता है कि फिर वो पैर अस्थाई हो जाता है और फिर अगला पैर उठ जाता है ना? यस सर। तो ये क्रम चलता रहता है या नहीं चलता रहता है?
यस सर, चलता रहता है। यस सर। चलता है। ये अब समझने की कोशिश करिए कि परंपरा और आधुनिकता क्या है। एक उदाहरण और दे रहा हूं, 1-2 मिनट लगेगा। हसुआ देखें? यस सर। यस सर, हंसिया घास यस सर। देखें? यस सर। यस सर। हसुआ, खुरपी, जी कुदाल। सर। यस सर। यस जी सर, कुदाल, फावड़ा। यस सर। बहुत बढ़िया, मैं तो मान गया कि आप सचमुच आप लोग बहुत श्रम करने वाले विद्यार्थी हैं वाकई। तो क्या है कि उसमें एक हिस्सा लोहे का होता है और उसमें ऊपर से लकड़ी की बेट लगी होती है, लगी होती है। यस यस सर। सर। बिल्कुल सर। लोहे में कभी कभी शान धराना पड़ता है, लोहार के यस यहाँ ले जा करके। लोहार। जी सर। वो चमक जाती है और वो सुचारू ढंग से काम करती है। लेकिन तेज हो जाती। जब उसका बेट जो है फट जाता है, टूट जाता है या खराब हो जाता है तो क्या करते हैं आप? दूसरा लगवाते हैं। बेट लगवा। बदलती कौन सी चीज है? वो बेट बदलती है या वो लोहा बदलता है? बेट। बेट बदलता है। तो कहा कि युवा अनंत मूर्ति ने अपने उस जो है पूरी बातचीत में कहा कि जो परंपरा और आधुनिकता का जो संदर्भ है उसमें कि क्या है कि आप क्या करते हैं, आप ये मान के चलिए कि वो जो परंपरा है ना, वो क्या है, उस बेट की तरह है जो खुरपी और कुदाल और इस सब में लगी हुई है। जब वो डेड होने लगती है, जब टूट जाती है, जब ध्वस्त होती है, तो आप निकाल करके फिर से उसको क्या करते हैं, नहीं माफ करिएगा, नया लगा देते हैं। तो मॉडर्निटी जो है वो बदलती रहती है, लेकिन ट्रेडिशन जो है वो जस का तस क्या होता है, बना रहता है। वो जस का तस बना रहता है। उन्होंने उसको हसुआ से या वो जो है खुरपी वगैरह से उसका उदाहरण दिया था। तो ये बहुत ही साधारण सी बात नहीं है, इस पर और भी विचार हम कर सकते हैं या आगे चल करके आप पढ़ते हुए विचार करिएगा। पर ये जान जाइए कि परंपरा क्या है। परंपरा दुराग्रही चीजों को नहीं कहते हैं। परंपरा मताग्रही होना नहीं है। परंपरा कुप्रथाओं का नाम नहीं है। परंपरा जो है क्या है, अविश्वासों का ही केवल नाम नहीं है। परंपरा डेड एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक तरह से वो लिविंग एलिमेंट्स का एक तरह से समुच्चय है। अगर वो डेड होता, वो मृत होता, तो आपके पास पहुंचता ही नहीं। आपके पास पहुंचने से पहले ही वो कहीं दम तोड़ करके किसी कब्रगाह में पड़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके तक पहुंचा है और आप उसको आगे लेकर के जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को उसमें ऐड करते हैं। आज जो आपकी आइडेंटिटी है, इसको इस तरह से भी समझिए, एक और उदाहरण ले दिए घटिया सा, कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, अभी जो मैं बोल रहा हूं, ये क्या है, ये वर्तमान है ना। जी सर। यस सर। अब सेकंड का हिस्सा बीतता जा रहा है और जैसे ये क्लास खत्म हो जाएगी, ये क्या हो भूत। जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। भूतकाल। बहुत हो जाएगा। तो मैंने अपने इतिहास में जो इतिहास था इस क्लास के पहले, उस वो मेरा वर्तमान था ना, मेरी अपनी यस सर। यस सर। मैंने उस वर्तमान को क्या किया, उस इतिहास के साथ ऐड कर दिया। मैं आगे बढ़ गया और फिर वो इतिहास बन गया कि नहीं। कि आज अपने को मॉडर्न कहते हैं आप, या आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। लेकिन आने वाले 10-20 सालों के बाद क्या होगा, आपकी ये आइडेंटिटी भी तो ट्रेडिशन के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। यस सर। यस सर। या कोई दूसरी इंडिविजुअल टैलेंट जो है डेवलप होता जाएगा हर नई पीढ़ी के साथ। तो जो कुछ भी अच्छा होगा उसको परंपरा क्या करेगी, जैसे चुंबक लगा करके जो है लोहे को खींच लेते हैं, वैसे ही अच्छी चीजों को परंपराएं खींच के अपने में समाहित कर लेती है और उसको आगे की तरफ बढ़ाती रहती है। और जो गड़बड़ चीजें होती है उसको वो काटती छाटती चलती है। परंपराएं काटती छाटती चलती हैं। कैसे काटती छाटती चलती है? ओहो, परंपराएं, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, एक सेकेंड। तो परंपराएं काटती छाटती चलती हैं, इसको आप इससे भी समझिए कि एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
एक मिनट ना। ये बार बार फोन आ रहा था, इनको थोड़ी तसल्ली दे दे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही एक जगह कहते हैं, और ये आप सुन लीजिए, मुझे लगता है एकदम समझ में आ जाएगा। उनका निबंध ही है परंपरा और आधुनिकता, ढूंढ करके पढ़िएगा जरूर, और अंग्रेजी में इंटरेस्ट हो तो इलियट के निबंध को जरूर पढ़िएगा। सभी पुरानी बातें परंपरा कह दी जाती हैं, है ना? आप भी ऐसा ही करते हैं या नहीं करते हैं? या आज से पहले ऐसा ही करते रहे होंगे, अब ना करेंगे। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि सभी पुरानी बातें परंपरा कह दी जाती हैं, जबकि जबकि एक मिनट, थोड़ा धैर्य रखिए, जब कोटेशन पढ़ूं तो बीच में मत टोकिए। सभी पुरानी बातें परंपरा कह दी जाती हैं, जबकि सत्य यह है कि परंपरा भी एक गतिशील प्रक्रिया है, या गतिशील प्रक्रिया की देन है। हमने पिछली पीढ़ी से जो कुछ प्राप्त किया है वह समूचे अतीत की पूंजीभूत विचार राशि नहीं है। हमने पिछली पीढ़ी से जो कुछ भी प्राप्त किया है वो समूचे अतीत की क्या है? समूचे अतीत की पूर्णभूत विचार राशि नहीं है, सारा का सारा नहीं है वो। सदा नए परिवेश में कुछ पुरानी बातें छोड़ दी जाती हैं और आने वाली बातें जो है जोड़ दी जाती हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हूबहू वही नहीं देती जो अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी से प्राप्त करती है। एक पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को हूबहू वही चीजें नहीं देती जो उसने अपनी पीढ़ी से, अपने माता पिता से हासिल किया था या पाया था। आपको आपके माता पिता ने जिस तरह से पाला पोसा है, जरूरी नहीं है कि आप आने वाली पीढ़ी को उसी तरह से पालेंगे, पोसेंगे और वैसा ही ज्ञान देंगे, या आपके माता पिता को उनके जो है माता पिता ने वैसा ही नहीं कहा था। हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो वही कहते हैं कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हुबहू वही नहीं देती जो अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी से प्राप्त करती है। कुछ ना कुछ छंटता रहता है, अलग होता रहता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, जुड़ता रहता है, ऐड होता रहता है। यह एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, और ये कंटिन्यूटी में चलती रहती है, ये कभी ठहरती नहीं, रुकती नहीं, कुछ नहीं करती। इसीलिए बुद्धिमान आदमी एक पैर से खड़ा रहता है, दूसरे से चलता है। यह केवल व्यक्ति सत्य नहीं है, सामाजिक संदर्भ में भी सत्य है। खड़ा पैर परंपरा है, चलता पैर आधुनिकता। दोनों का पारस्परिक संबंध खोजना बहुत कठिन नहीं है। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए आप परंपरा के बिना आधुनिकता की कल्पना नहीं कर सकते, आधुनिकता के बिना परंपरा की कल्पना नहीं कर सकते। अपने समसामयिक समय को दिखाना है, कंटेम्प्रेरी एज को, तो कंटेम्प्रेरी सेंस के साथ हिस्टोरिकल सेंस भी चाहिए। अगर इतिहास को दिखाना है अपने समय के पास ला करके, तो हिस्टोरिकल सेंस के साथ कंटेम्प्रेरी सेंस भी चाहिए। और अगर ये दोनों हो तो उसके साथ यह भी चाहिए कि आपके पास जो है क्रिटिकल एनालिसिस की क्षमता है या नहीं है, क्रिटिकल सेंस है या नहीं है। अगर ये है तो आप अच्छा कर सकते हैं। वस्तुतः इतिहास तथ्यगत वास्तविकताओं के साथ व्याख्या की भी मांग करता है। इतिहास केवल क्या है, तथ्य को दिखा देना ही नहीं है, उसका एनालिसिस करना भी है। इसी से हमारे जीवन मूल्य निर्धारित होते हैं। जो इतिहासकार जिस तरह से एनालिसिस करेगा, वही जो है बीते हुए समय का क्या है, जीवन मूल्य सामने रखेगा। यदि किसी कृति को इतिहासकार ने मूल्यवान माना है, यानी कि अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी की रचना को अपने इतिहास में जगह दी है, तो उन्हें बताना होगा कि क्यों दी है। उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी कि इसकी क्या जरूरत थी, क्यों ये रखा गया है। इस घोषणा के आधार पर की खोज करते हुए हम पाते हैं कि जो है कोई भी इतिहासकार क्या है, तभी सफल या सार्थक होता है या दूरगामी हो सकता है, जब क्या
वो जिन लेखकों को उठाता है अपने इतिहास की किताबों में, या जिन रचनाओं को वो रखता है, उनको क्या करता है, उनका विश्लेषण या उनकी व्याख्या करता है, और समय मतलब समाज और साहित्य के रिश्ते को और स्पष्ट करता है और उसको खोलता है। हाँ, अब बोलिए, अभय नवनीत के नाम से जो जुड़ी हैं, क्या पूछ रही थी आप? सर एक हमारा मिनट क्वेश्चन रुक है। जाइए, अरे एक बार में एक ही बोलिए ना, दो लोग क्यों बोल रहे हैं? अभी एक लोग बोल रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन 3 से, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। हाँ बोलिए अभय नवनीत। नियम क्या होता है, बताइए, नियम क्या होता है? नियम जैसी कोई चीज होती है क्या? नियम तो रूढ़ होता है। नियम अगर बना देंगे तो वो तो रूढ़ता वाली चीजें हो जाएंगी, वो तो अपने आप डेड हो जाएंगी, वो सदा सर्वदा नहीं चलेंगी। मैंने फिर कहा और बार बार दोहरा रहा हूं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा कि वो अपने को छाटती चलती है, निरंतर छाटती चलती है। जो उसके काम का नहीं होता, ट्रेडिशन की सबसे ताकतवर और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि जो भी उसके काम का नहीं होता उसको वो धो पोछ करके अलग कर देती है, काट छाट करके अलग कर देती है, और जो उसके काम का होता है उसी को लेकर के आगे बढ़ती है। इसलिए चीजें बदलती चलती है। हम आज जिस व्यवहार में हैं, या जो हम जी रहे हैं, या जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, हमारी 4 पुस्त पहले क्या लोग उसी तरह के व्यवहार में रहते थे, वही आचरण करते थे? उनके 4 पुस्त पहले क्या वही होता था? क्या हमारे माता पिता ने हम जिस तरह के बचपन में जिए और जिस जिस रिचुअल्स को फॉलो करते थे और तमाम तरह की चीजों को, या जो हमारे जो कर्मकांड वगैरह थे, क्या अब वही रहे, या उसमें कुछ बदला, कुछ नया जुड़ा और कुछ पुराना छूट गया? ऐसा हुआ या नहीं हुआ? बोलिए। हाँ, तो इस सेंस में लीजिए, ये बहुत विस्तृत सेंस में लेने की कोशिश करिए। ये छोटे मोटे मोटी मोटी जो शब्दावली है उससे मत लीजिए। परंपरा, मैं फिर कह दूं एक वाक्य में कि परंपरा डेड एलिमेंट्स नहीं है। मृत तत्व को परंपरा नहीं कहते। जो तत्व मर गए हैं और खास तौर से जो रूढ़ हो गए हैं, देखिए सिद्धांतों की आयु नहीं होती। सिद्धांत की कोई, एक मिनट विकास, सिद्धांत की कोई आयु नहीं होती। सिद्धांत अगर आप बनाएंगे तो सिद्धांत लंबे समय तक जीवित नहीं होते, क्योंकि समाज क्या है, गतिशील होता है। ठीक है, क्या नाम है ये अभय नवनीत के नाम से जो आप जुड़ी हैं, आपका नाम क्या है? आराधना। तो आराधना, ये देखिए कि जो समाज जो होता है ना, वो गतिशील होता है। समाज में ठहराव के लिए कोई जगह नहीं होती। ठीक है, तो जब ठहराव के लिए जगह नहीं है, तो अगर आप कोई सिद्धांत बनाएंगे तो वो सिद्धांत बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। कोई नियम टिक नहीं पाएगा। कोई नियम समाज पर लागू नहीं होता। ये समाज के ऊपर निर्भर करता है कि समाज किसको अपने साथ बहा करके आगे ले जाता है और किसको जो है पीछे छोड़ देता है। हाँ, आप विकास कुछ कहना चाह रहे थे तीसरे स्क्रीन से, एक मिनट। नियम, नियम कोई भी नियम जो है ना परम अस्थाई नहीं होता है। तो क्योंकि परम अस्थाई अगर होगा, क्या होगा ना कि नियम क्या होते हैं, नियम अगर उसमें लचक नहीं होगी, वो अपने को बदल नहीं पाएगा। आप जानिए कि दुनिया की सभ्यताओं में भारत की सभ्यता इसलिए बची रही कि भारत ने अपने को क्या है, बहुत रूढ़ नहीं बनाया। भारत ने एकदम से बैरियर डाल के रोका नहीं कि हम तुमको अपने यहाँ आने नहीं देंगे। हूण आए, शक आए, तमाम लोग आए, मुगल आए, सब आए ना, आते गए। ये उनके आने जाने से ही आपका अस्तित्व बना हुआ है। सभी लोगों के प्रयोग करने से ही आपका अस्तित्व बना हुआ है। आप भाषा को क्या है, जैसे ही ग्रामर के साथ जोड़ देते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में तैयार कर देते हैं, तो आपको मालूम है ना कि उसी दिन के बाद से लोग उसको बरतना भूल जाती है, और तय हो जाता है कि एक समय के बाद ये भाषा खत्म हो जाएगी।
तो वैसे ही परंपरा और आधुनिकता का मामला है। किसी और स्क्रीन से कोई और कुछ कहना चाहता था? सर सर एक पूछना चाहते प्रश्न थे कि सर बाबू, हेलो रीति सर। रिवाज परंपरा का ही अंश है। मैंने कहा ना कि वेशभूषा, रीति रिवाज, इलियट कहते हैं अभिवादन के तरीके, अपरिचितों से मिलने का तरीका, हमारे धार्मिक कर्मकांड, ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है, परंपरा के दायरे में आती हैं। ये परंपरा से बाहर नहीं है। सर परंपरा और प्रथा में कुछ बताइए अंतर। प्रथाएं रूढ़ हो जाती हैं बच्चा। प्रथाएं उसी तरह से होती है जैसे अभी आराधना ने कहा, वो नियम की तरह होती है जिसको हम ढोते हैं, जिसमें कोई चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते और ना वो किसी तरह के चेंजेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है। उसीलिए वो एक समय के बाद छोड़ दी जाती हैं या उसको साइड कर दिया जाता है। जबकि सर परंपरा हम ऐसा नहीं है। परंपरा अपने को रिफॉर्म करती हुई चलती है, रेगुलरली रिफॉर्म करती है, अपने को रिस्ट्रक्ट करती है, अपनी पुनर्रचना करती चलती है। समझ गए? यस सर। ओके सर सर। हम ये कह सकते हैं कि एक एक कह एक एक सक एक है, दूसरे स्क्रीन में कोई बोल रहा है, विकास रुक जाइए। हाँ बोलिए। सर हम ये कह सकते हैं क्या कि मतलब प्रथाएं थोपी जाती हैं और अरे परंपराएं दो लोग मतलब बोल रहे हैं बस। यार, रुक जाओ। एक लड़के की आवाज अभी रुक जाइए, उससे पहले एक लड़की बोल रही है, उनका क्या नाम है, मैं स्क्रीन नहीं चेक कर पा रहा, वो बोले पहले। हाँ श्वेता पहले बोल लो। देखो श्वेता, अब मैं आपको बता दूं, श्वेता एक चीज आपको मैं बता दूं। अव्वल बात तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस चीज को का अंतर ही नहीं कर पाते या समझ ही नहीं पाते कि हम परंपरा कह किसको रहे हैं। ठीक है? अब जैसे घूंघट ओढ़ रही है वो या घूंघट डालती है, आप कह रही है कि ये परंपरा है, या वो ये कहती हैं कि परंपरा है। लेकिन घूंघट ओढ़ना ये क्या, ये अगर ये परंपरा है तो घूंघट ना ओढ़ना क्या परंपरा नहीं होगी? वो तो मॉडर्निटी होगी। घूंघट ओढ़ने की प्रक्रिया कैसे अपने को रिफॉर्म करेगी, अपने को रीस्ट्रक्ट करेगी? क्या करेगी? नहीं करेगी, बताइए। तो वहीं पर हम कह सकते हैं कि हम उसको परंपरा से जो है ज्यादा जो है वाजिब ये समझे कि वो परंपरा नहीं है, वो एक प्रकार की प्रथा है। एक प्रकार की ऐसी प्रथा है जो उन पर लाद दी गई है। वो चाहे तो उससे मुक्त भी हो जाए या ना भी हो, लेकिन वो चूंकि परंपरा के नाम से ला दी गई है। हमारे हिंदुस्तान की एक विशेषता यह भी है कि हमारे यहाँ बहुत से डेड एलिमेंट्स, बहुत से मृत तत्व और ये बहुत से डेड जो रिचुअल्स हैं या जो प्रथाएं हैं, उसको भी हम क्या है परंपरा के नाम पर ढोते हैं। अमूमन हम क्या कहते हैं, भाई कोई आदमी कुछ नहीं करता, हम कहते हैं कि जैसे कोई आदमी नए ढंग का कपड़ा नहीं पहनता, तो हमारे मुंह से तुरंत क्या निकलता है, ये तो बहुत पारंपरिक है, निकलता है ना। देखो भाई हम तो ट्रेडिशनल है, ऐसे ही पहनते हैं। माफ करिएगा अगर किसी की नकल मालूम पड़े ये तो कहा कि हम ट्रेडिशनल है। ये बताइए इसमें ट्रेडिशनल होने का क्या मतलब है? लेकिन हमने ट्रेडिशन के वर्ड को या उसके सेंस को लिमिटेड किया कि नहीं किया? लिमिटेड कर दिया ना। कोई धोती कुर्ता पहन के निकल जाए, चाहे वो अपने थॉट प्रोसेस में कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, हम कहेंगे देखो ना ये कितना पुराने ख्याल का आदमी है, धोती कुर्ता पहन के अब भी चलता है, और कहेंगे कि पारंपरिक। श्वेता, नियम रूढ़ता तब बन जाती है जब उसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है ना? नियम एकदम मैथमेटिकल नहीं, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो इतना ही होगा, तब भी इतना ही हो रहा है, आज भी इतना ही होगा, जब तक मैथमेटिक्स का कोई और दूसरा फॉर्मूला उसको क्रॉस नहीं करता तब तक उतना ही होगा। ऐसा वाला नहीं चलेगा। जीवन व्यवहारिकता के धरातल पर चलता है, इट्स टू बी प्रैक्टिकल, आप जान जाइए। और जीवन गतिशील होता है,
इसीलिए कोई बंधा बंधाया नियम इस पर लागू नहीं होता है। अनुशासन में होना ठीक है, लेकिन अनुशासन का अर्थ ये नहीं है कि वो जीवन को समाप्त करने लगे। आप जानते ही हैं कि बहुत से परिवारों में स्त्रियों के साथ, खासतौर से आप ही लोगों के साथ, लड़कियों के साथ क्या होता है, अनुशासन कई बार क्या करता है कि अनुशासन घोट देता है, गला घोट देता है, जबकि उसके अंदर लचकता होनी चाहिए, लचकपन होनी चाहिए। वो चीजों को एक्सेप्ट करे और अपने को चेंज करे, यह भी जरूरी है। समझ पा रही हैं आप मेरी बात? हमारा जीवन परंपरा के अनुसार ही चलता है ये नहीं कह सकते। हमारा जीवन परंपरा और आधुनिकता के दोनों के मेल से चलता है। अभी तो कहा ना कि दोनों एक दूसरे के पूरक है भाई, परस्पर है, दोनों का सहयोग है। आप बिल्कुल ये मत भूलिए कि आप धोती कुर्ता पहन लेंगे तभी जी पाएंगे। अरे भाई नहीं पहनेंगे तो भी जी पाएंगे, ऐसा थोड़ी है। लेकिन क्या है, आपके पास अगर कोई थ्योरी नहीं है, कोई मॉडर्न थॉट नहीं है, कोई बोध नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, तो भी काम नहीं चलेगा। आप कपड़े पहन लीजिए 21वीं शताब्दी के और विचार ले आइए आप 4वीं शताब्दी के, फर्क पड़ेगा? गड़बड़ाएगा, गड़बड़ाएगा, कैसे नहीं फर्क पड़ेगा? क्या चीज? इस नहीं हो सकते भाई, मैं सोनाली समझा तो रहा हूं उतनी देर से कि नियम आप किसको कहते हैं, पहले ये स्पष्ट कर दीजिए। आप लोग नियम कहते किसको हैं, पहले इसको स्पष्ट कर दीजिए जरा। आप क्या कर रहे हैं? आप तो नियम बना रहे हैं ना, अनुशासन, अपनी टाइमिंग बना रहे हैं ना सोनाली, आप टाइमिंग बना रहे हैं ना। क्या आप वो ऐसी चीज है जो आपसे पूर्व से चली आ रही है और उसके साथ आप अपने को जोड़ रहे हैं, या इस एक बात से समाज का क्या लेना देना है, या आपके व्यवहारिक जीवन का क्या लेना देना है? हाँ, हाँ। पूजा के तरीकों में बदलाव आया कि नहीं आया सोनाली? पहले हम बलि देते थे, आज बलि देते हैं? बहुत जगहों पर नहीं देते, प्रतीकात्मक बलि देते हैं लोग। पहले हम पूजा करते थे तो घर भर में कितने सारे नियम रखते थे, चूल्हा चौकी सब अलग, ये वो। अब कितने घरों में है? पहले हम कुल देवताओं की और गांव देवताओं की पूजा करने के लिए वृक्षों के आसपास जाते थे, तालाब में नहाते थे, नदी में नहाते थे, और उसके बाद घर आते थे। अब कर पाते हैं? तो पूजा है, लेकिन क्या है कि समय के साथ साथ उसने अपने को बदला कि नहीं बदला? तो हाँ, मत पूछिए अब कोई क्वेश्चन। अब मैं ये कह रहा था, कवि वृत्त संग्रह मतलब कवियों का वृत्त, जिसमें कवियों के वृत्त जो है संग्रहित किए गए हों, कवियों का परिचय दिया गया हो, उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी दी गई हो। और वृत्त संग्रह जब कह देंगे तो उसमें कवि भी हो सकते हैं, गद्यकार भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना, पोएट भी हो सकते हैं और फिक्शनल राइटर भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। साहित्य के अच्छे विद्यार्थी की पात्रता ही यही है कि वो इतिहास का अच्छा विद्यार्थी हो, और इतिहास के अच्छे विद्यार्थी की पात्रता ये है कि वो साहित्य का अच्छा विद्यार्थी हो। बस ऐसे ही, अगर वो इतिहास में जा रहा है तो उसको जो बेटर रिसोर्सेस हैं,
या रेफरेंसेस है वो सारे के सारे साहित्य में ही मिलेंगे, क्योंकि प्राचीन समय में वो जा करके चीजों की खुदाई तो नहीं कर सकता ना, तो बहुत सारी चीजें उसे लिटरेचर में मिलती है। जो समाज है, जो प्रमाणिक समाज है, वो उसको इतिहास में मिलता है, वो इतिहास की घटनाओं में नहीं मिलता। तो इसलिए उसकी आवाजाही होनी चाहिए, साहित्य के विद्यार्थी की इतिहास में और इतिहास के विद्यार्थी की साहित्य में। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो भी वो एक दूसरे को, वो दोनों में अपने को बेहतर तरीके से समझ डेवलप नहीं कर सकता। इतिहास वो जानेगा, लेकिन इतिहास को वो तथ्यात्मक ही जानेगा, जो कि बहुत उबाऊ और बोरी किस्म का होगा, ऐसा हो सकता है। उसी तरह से साहित्य का विद्यार्थी साहित्य जानेगा, लेकिन बगैर इतिहास के क्या होगा, वो बहुत ही भटकाऊ किस्म का होगा, एक कोरी कल्पना जैसा होगा, जीवन से कटा कटा सा मालूम पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता तब से क्या भांग पी के सो रहे थे आप? मतलब कम से कम 10 बार इस बात पर चर्चा हुई, आप प्रथा पर बार बार चर्चा कर दी, हमने बार बार कह दिया कि भाई परंपराएं जीवित तत्व होती हैं, परंपराएं गतिशील होती है, निरंतर आगे बढ़ती है। प्रथाएं जो है ठहरी हुई चीजें होती हैं, रूढ़ होती है, एक जगह रुक जाती है। मतलब कई लोगों ने ये बातें पूछी और जवाब दिया। तो आप एक ही सवाल को रिपीट क्यों करते हैं? थोड़ा सा सिंसियर रहिए ना, आप ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, कम से कम आपको ये तो ध्यान रखना चाहिए कि अगला जब सवाल पूछ रहा है या सर अगर किसी की बात का जवाब दे रहे हैं तो उसमें वो कह क्या रहे हैं। कि केवल सवाल पूछने के लिए कि आपको आगे से और पीछे से कोई मतलब नहीं है, बार बार रिपीट कर देना है चीजों को। आंख कान थोड़ा खुला तो रखा करिए। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो अब ये तो मैं नहीं जानता ना कि नेटवर्क था या नहीं था। पर प्रथाएं क्या होती है? प्रथा हम किसको कहते हैं भाई? प्रथा जो है वो एक तरह से क्या है, ठहरी हुई चीजें होती हैं, अमूमन जो अपने को रिफॉर्म नहीं करती हैं, रिस्ट्रक्ट नहीं करती है, रिकंस्ट्रक्ट नहीं करती है। परंपरा अपने को रिफॉर्म करती है, रिस्ट्रक्ट करती है, रिकंस्ट्रक्ट करती है, अपने को पुनर्जीवन देती है, अपने को गतिशील बनाती है। ये खैर, पता नहीं, हमको पढ़ानी बहुत सारी चीजें थी बहुत कम समय में, लेकिन आज परंपरा के नाम पर जो है आप लोगों ने जो है इस कक्षा को खत्म कर दिया। खैर, तो और किसी को कुछ कहना है? और किसी को कुछ कहना है? क्या आप, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप परंपरा और आधुनिकता को समझ गए, या इस दिशा में आप और ज्यादा पढ़ करके और बेहतर तरीके से कुछ समझ बनाएंगे, जिससे कि आगे आपको लाभ मिलेगा। यस सर। तो अब आप इतिहास और अब आप साहित्य और समाज के रिश्ते को भी बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, और अब इस बात भी आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर इतिहास की जरूरत क्यों पड़ती है और साहित्य इतिहास की जरूरत क्यों पड़ती है, या परंपरा की जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर अपनी समझ बेहतर तरीके से बनाए रखिएगा, आगे चल करके ये बहुत काम देंगी। नहीं तो ये सारी चीजें नहीं होती है और हम सीधे टेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं, पता चलता है कि हम भी फिर भटकते रह जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल, किसी और को कुछ कहना है क्या? सर, जो आपने बताए हैं परंपरा और आधुनिकता कोई निबंध है, ये रामचंद्र शुक्ल का है? नहीं, परंपरा और आधुनिकता वाला जो निबंध है, एक मिनट, त्रिशा पूछ रही है कि निबंध के बारे में। परंपरा और आधुनिकता का जो निबंध है, ये निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, हिंदी समय पर या गद्य कोश पर आपको ये मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हमसे कहिएगा, ठीक है। और ट्रेडिशन और एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये टी.एस. इलियट का जो है आर्टिकल है, उसमें मिल जाएगा। नहीं तो जो है आफ्टर गॉड स्ट्रेंज में ये मिल जाएगा। आप अगर अंग्रेजी में रुचि होगी तो ये मुझसे ले लीजिएगा, मैं आपको इसका भी आपको कंटेंट भेज दूंगा, ठीक है। धन्यवाद सर। और कोई कुछ कह रहा था? सर मेरा एक प्रश्न है आदर्श। हाँ आदर्श, आदर्श को कुछ कहना है, बोलने दीजिए, पहले आदर्श बोल लीजिए। सर इतना समझने के बाद ये तो समझ में आ गया कि परंपरा और क्या कहते हैं आधुनिकता एक दूसरे के पूरक हैं। सर फिर भी समाज में परंपरा और आधुनिकता को लेके इतना अंतर्द्वंद क्यों है? क्या इसका कारण ये है कि हम लोग परंपरा की सही परिभाषा नहीं समझ पा रहे हैं? ज्यादातर तो यही है कि हम परंपरा को समझ ही नहीं पाते हैं, उसके जो है उसको हम क्रिएटिव सेंस में लेते ही नहीं है। खास तौर से जो ये जो एक जो आउटडेटेड होना है ना, कि हम क्या मानते हैं कि हमारी पूर्व पीढ़ी बेकार है,
और पूर्व पीढ़ी की भी दिक्कत है कि वो कहता है कि हमारी नई पीढ़ी एकदम निकम्मी है। ये पीढ़ियों के बीच का भी तो अंतराल आप लोग महसूस करते हैं कि नहीं करते अपने घरों में? आप में से बहुत ज्यादातर लोग करते होंगे। तो ये अंतराल कि हम ही क्या, तो ये जो अंतराल आप महसूस करते हैं एक से दूसरी पीढ़ी के बीच में, यही अंतराल क्या है कि आप देखिएगा कि परंपरा और आधुनिकता के बीच में भी लोग महसूस करते हैं। इसको सही तरह से व्याख्यायित नहीं कर पाते। हम अक्सर क्या करते हैं कि परंपरा का जो सेंस लेते हैं या परंपरा को हम समझते हैं, वो हम रूढ़ अर्थ में समझ लेते हैं या एक बहुत ही बुझी हुई और मरी हुई किस्म की चीज के अर्थ में ले लेते हैं, और जिससे हम कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, क्योंकि हम बहुत पढ़े लिखे और अपने ज़माने के बहुत आगे बढ़े हुए लोग होते हैं और हमें लगता है कि हमारे रिचुअल्स या हमारे जो पुराने जो थॉट प्रोसेस है या हमारे गांव घर की जो शैलियां हैं उससे कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारे काम आती हैं। हम जहां आज खड़े हैं वो इसीलिए खड़े हैं क्योंकि एक परंपरा ने हमें क्या किया, हाथों हाथ उठाया और हमारे अंदर एक आइडेंटिटी डेवलप की। इसको एक और घटिया उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि भाषा क्या है। भाषा व्यक्तिगत जो है संपत्ति है या सामाजिक संपत्ति है? सामाजिक। आप जब पैदा होते हैं तो फिर समाज क्या करता है, एकदम हाथ उठा करके जो है और उल्लास के साथ आपको भाषा प्रदान करने की कोशिश करता है या नहीं करता है? जी सर। मिलता है। जी सर। और उसके बाद जब आप भाषा सीख लेते हैं तो उसके बाद कुछ उसमें जोड़ते भी चलते हैं या नहीं चलते हैं? यस सर, जोड़ते हैं जी। नया क्रिएट भी करते हैं, है ना? तो उसी तरह से जैसे भाषा उस तरह से आ रही है और नया जोड़ते हैं, उसी तरह से ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन आपको हाथों हाथ ले करके आगे बढ़ाने का काम करता है। वो अपनी रवानी में आपको शामिल कर लेता है और आपकी आइडेंटिटी को भी अपने में शामिल कर लेता है या आपकी मॉडर्निटी को, और फिर उसको जोड़ करके आगे बढ़ा देता है।